नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिका और ईरान की जंग अब काफ़ी तेज़ हो गई है। दोनों एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं, हमलों का जवाब दे रहे हैं। और ऐसे में आपके हमारे सबके मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ये जंग कब तक चलेगी, इसी तरह से चलेगी या ये और विकराल रूप धारण करेगी। क्या अमेरिका ज़मीनी लड़ाई के लिए तैयार है, तैयारी कर रहा है? क्या वो अपने कमांडो उतारेगा? क्या वो ईरान के कुछ आइलैंड जैसे खार्ग आइलैंड है उस पर कब्जा करेगा, या जो कोस्टल लाइन है 1400 किलोमीटर की, उस पर अटैक करके उस पर काबिज होने की कोशिश करेगा? क्या ये होगा? और क्या जवाब में ईरान अब जो खाड़ी के दूसरे देश हैं, अमेरिका के एलाइज हैं, उन पर, उनके जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पर भी हमला करेगा? तो ये बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, और इसलिए खड़े हो रहे हैं कि ये पूरी जंग एक स्टालमेट में जाकर फंस गई है। एक गतिरोध पैदा हो गया है जिसकी वजह से ये दिखलाई नहीं पड़ रहा है कि आखिरकार इस जंग का होगा क्या। स्टालमेट इसलिए खड़ा हो गया है कि जो फ्रेमवर्क बनाया गया था उससे अमेरिका मुकर गया है, उसको फॉलो नहीं कर रहा है, और उसके अरमान अब दूसरे तरह से जाग गए हैं। वो चाहता है कि होर्मुज पर उसका कब्जा हो जाए, होर्मुज से वो टोल टैक्स वसूले, और जाहिर है कि इसमें इजराइल का बहुत बड़ा खेल है, दांव है। उसने भी डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव डाला होगा कि ईरान उस फ्रेमवर्क से जीत की मुद्रा में दिख रहा है, उसकी विजय दिख रही है साफ तौर पर। और अगर ईरान का रुतबा बढ़ता है मध्य पूर्व में, वेस्ट एशिया में, तो ये इजराइल के लिए और अमेरिका की जो दादागिरी है, जो गुंडागर्दी है, जो वर्चस्व है, जो प्रभुत्व है, उसके लिए भी एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। और जो अमेरिका में भी उस एग्रीमेंट की वजह से उनकी फजीहत हो रही थी, एक तो जंग नहीं जीत पाए, दूसरी तरफ ऐसा एग्रीमेंट करने की तरफ वो बढ़ रहे थे जो कि ईरान को फेवर करता था, और न्यूक्लियर के मामले में कोई खास उन्हें उपलब्धि नहीं मिल रही थी। तो वहाँ से लेकर अब तक ये जो युद्ध विराम भंग हुआ है और फिर से जंग छिड़ गई है, इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और ये सवाल जो स्टालमेट से जुड़ा है, उसे जो दुनिया भर के इस तरह के मामलों के विशेषज्ञ हैं वो एक नाम दे रहे हैं। उसका नाम है श्रोडिंगर्स वार। श्रोडिंगर्स वार, इसका अर्थ मैं अभी आपको समझाऊंगा कि ये टर्म आया कहाँ से और इसका मतलब क्या है। लेकिन श्रोडिंगर वार का मतलब ये होता है कि एक ऐसी स्थिति निर्मित हो जाना जहाँ से ये नहीं समझ सकते आप कि ये किस दिशा में चीज़ें जाएंगी। श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट में एक बॉक्स में बिल्ली रखकर उसमें कुछ और चीज़ें रखकर ये देखा जाता था कि वो जीवित बचती है या नहीं बचती है। यानी जब बॉक्स खोला जाएगा तो क्या होगा, किसी को पता नहीं रहता। तो वही श्रोडिंगर के नाम पर श्रोडिंगर्स वार है जो ये कह रहा है। इसका अर्थ, इसका एप्लीकेशन इस वार में ये है कि सैन्य तर्क युद्ध की ओर धकेलता है। यानी चाहे ईरान हो, चाहे अमेरिका, या चाहे इजराइल हो, ये तीनों सैन्य के लॉजिक से अगर चलते हैं तो उन्हें युद्ध लड़ना पड़ता है, युद्ध की तरफ जाते हैं। लेकिन जो राजनीतिक और आर्थिक तर्क हैं वो दोनों पक्षों को पूरी तरह से फुल स्केल वार्स लड़ने से रोकते हैं। अब इसको यहाँ अप्लाई करके देखते हैं। इसके और भी पहलू हैं जिस पर मैं अभी आगे आऊँगा, लेकिन इसको यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। ईरान फुल फ्लेजेड वार में उस तरह से नहीं जाएगा, क्योंकि ये उसकी रणनीति है। उसकी रणनीति है कि वार को जितना लंबा हो सके उतना लंबा खींचो, और जितना फैला सकते हो उतना फैला दो, जिससे उसे समेटने में अमेरिका, इजराइल को दिक्कत हो और उसके एलाइज भी परेशान हो जाए। इसीलिए वो एलाइज में जहाँ भी सैन्य अड्डे हैं अमेरिका के, उन पर अटैक कर रहा है, उनको बुरी तरह से तबाह कर रहा है। जॉर्डन में तो उसने गजब ढाया है, और वहाँ जो अमेरिकी विमान थे कहा जाता है उनको भी नुकसान हुआ है। कुवैत में भी हुआ है, बहरीन में भी हुआ है, कतर में भी हुआ है। तो उसकी जो स्ट्रेटजी है वो फुल स्केल वार में जाने की नहीं है।
वो इसी तरह से एसिमेट्रिक वार में रहना चाहता है और अमेरिका को फंसाए रखना चाहता है। दूसरी तरफ अमेरिका है जो इस वार से निकलना तो चाहता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए पॉलिटिकली ये इतना सेंसिटिव है, इतना डैमेजिंग है कि वो युद्ध से बाहर भी नहीं आ पा रहे। यही हाल इजराइल का है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के लिए भी यही समस्या है कि पॉलिटिकली उन्हें लगातार जंग चाहिए। अगर उन्हें सत्ता पे बने रहना है, प्रधानमंत्री बने रहना है, तो ये ज़रूरी हो जाता है उनके लिए कि वो वहाँ पर काबिज रहें, तो जंग लड़ते रहें। और इसीलिए वो अमेरिका को भी फोर्स करते हैं, खुद भी लेबनान पर लगातार हमले करते रहते हैं। तो ये अमेरिका की अमेरिका के राष्ट्रपति की राजनीतिक मजबूरी है, उधर इजराइल की राजनीतिक मजबूरी है, इधर ईरान की भी राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि जो IRGC है या जो खामेनी की मौत के बाद जो लोग सत्ता में हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि जंग चले, क्योंकि अगर जंग रुकती है तो हो सकता है ईरान में एक फिर से नाराज़गी बढ़ने लगे। तो एक जो राष्ट्रवाद का उभार है और जो एक जज्बा है लड़ाई की वजह से जो पैदा हुआ है, उसको कायम रखने के लिए वो अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ता रहेगा, लो स्केल की वार लड़ता रहेगा। इसीलिए अमेरिका भी अभी तक लो स्केल वार पर ही है, फुल फ्लेजेड वार पर नहीं है। अमेरिका फुल फ्लेजेड वार पर इसलिए भी नहीं जाना चाहता है कि वो जानता है कि अगर फुल स्केल वार पे गया तो वो लंबे समय के लिए वहाँ युद्ध में फंस सकता है, क्योंकि ईरान कोई कमज़ोर देश नहीं है। उसने लंबी तैयारियां की हैं, सैन्य तैयारियां की हैं, उसके पास तमाम जो गोला बारूद, रसद और कई तरह की टेक्नोलॉजी है, मिसाइल की, ड्रोन की टेक्नोलॉजी है, और रूस और चीन से परोक्ष मदद भी उसको मिल रही है, तो वो भी कमज़ोर नहीं है। ये बात अमेरिकी हुकूमत जानती है और इसलिए वो फुल स्केल वार में नहीं फंसना चाहती है। अब इसका जो तीसरा आयाम है वो आर्थिक है। अब आर्थिक तर्क भी ये कहता है कि जंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जंग होगी या होर्मुज पर ब्लॉकेड बना रहेगा तो पूरी दुनिया में बड़ा संकट खड़ा होगा। तेल का संकट खड़ा होगा। उसके जो प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, $85-90 तक प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं, जो 70 तक गिर गए थे। अब जैसे जैसे ये कीमतें बढ़ेंगी, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ेगा और अमेरिका पर भी दबाव पड़ेगा। और ये भी एक ईरान की स्ट्रेटजी है कि अगर होर्मुज को आप ब्लॉक कर दो तो एक जो इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा होगी उससे अमेरिका पर सबसे ज़्यादा दबाव बढ़ेगा, अमेरिकी जनता पर भी बोझ बढ़ेगा। जो गैसोलीन के प्राइस नीचे आ गए थे अब वो फिर से बढ़ने लगेंगे। तो एक दबाव क्रिएट करने का आर्थिक तौर पर ईरान ने इसे होर्मुज को एक शस्त्र की तरह इस्तेमाल किया है और ये निश्चित रूप से अमेरिका को परेशान कर रहा है, इसीलिए वो होर्मुज कर रहा है। तीसरी तरफ इसको आप देखें अगर आर्थिक तौर पर, तो अगर ये वार और लंबी चलती है तो दुनिया भर में एक वैश्विक मंदी आ सकती है। वैश्विक मंदी आएगी तो तमाम अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान होगा। तमाम जो खास तौर पर मझोले और छोटे मुल्क हैं और जो मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया के ऑयल, गैस और केमिकल्स पर डिपेंड करते हैं, उनकी स्थिति सबसे नाजुक होगी। चाहे वो भारत हो, चाहे जापान हो, चाहे कोरिया हो, और थर्ड वर्ल्ड के बहुत सारे देश हैं, उनकी परिस्थितियां भी बिगड़ने वाली है। तो एक ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो रही है, ये ईरान के हक में है भी और नहीं भी है, क्योंकि ईरान खुद इतने सालों से, तकरीबन 40-45 सालों से वो सैंक्शन झेल रहा है। वो कुछ तेल चीन को बेचकर अपने को किसी तरह से संभाले हुआ है, लेकिन अगर लंबे समय तक अमेरिका उसको तेल बाज़ार में नहीं आने देगा तो उसके लिए भी इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत बड़ी खड़ी हो जाएगी। तो ये चौतरफा संकट है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है, विशेषज्ञों का कहना है कि ये एक साइकिल चलेगी। ये जंग, दोनों एक दूसरे पर हमला करते रहेंगे, फिर हो सकता है कि किसी तरह से कुछ शांति हो जाए,
युद्ध विराम हो जाए, फिर नए सिरे से जंग भड़क जाएगी। ये सिलसिला वो मान रहे हैं कि ये लंबे समय तक चलने वाली वार के रूप में ये आगे जा रही है, और ये लंबे समय तक वार इसी तरह से लो स्केल पर चलेगी। तो वो ईरान के हक में कुछ समय तक तो हो सकती है, लेकिन लंबे समय में उसे भी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। हालांकि इराक के खिलाफ वो दसियों साल तक लड़ता रहा और फिर भी वो अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा रख सका। तो ईरान में भी लंबे समय तक टिकने की क्षमता है। ये एक, और इसीलिए वो वार को लंबा भी खींचना चाहता है। ये जो पूरी सिचुएशन है, इसमें इक्वेशन इस तरह से बन गए हैं कि कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा था, कतर मध्यस्थता कर रहा था, ओमान मध्यस्थता कर रहा था, टर्की भी इसमें शामिल हो रहा था, लेकिन अब वो मध्यस्थ आपको कहीं दिख नहीं रहे, क्योंकि वो मध्यस्थ भी इस सिचुएशन में कुछ करने की स्थिति में नहीं है। ना वो ईरान को रोक सकते हैं, ना वो अमेरिका को रोक सकते हैं, और ना ही इजराइल पर दबाव बना सकते हैं कि लेबनान पर हमले बंद करो, गजा पट्टी पर हमले बंद करो। किसी तरह से कोई एक ऐसी सिचुएशन बने जिसमें तीनों पक्ष युद्ध विराम के लिए तैयार हों, ऐसी परिस्थितियां बनती दिख नहीं रही हैं, और ये मध्यस्थतों के हाथ से भी मामला निकल गया है। वो जो शुरुआत में जो स्थिति थी कि पाकिस्तान एकदम से सामने आता है, हेक्टिक एक्टिविटीज़ चलती हैं, आसिम मुनीर इधर भागते हैं, शहबाज शरीफ उधर भागते हैं, उनके जो विदेश मंत्री हैं वो अलग भागते हैं, और किसी तरह से मैनेज करके सबको एक टेबल पर लाते हैं, एक तरह से फ्रेमवर्क एग्रीमेंट करवाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अब तो वो चूंकि एग्रीमेंट अमेरिका ने कूड़े में डाल दिया है, तो ईरान का तो और भी भरोसा उठ गया है, क्योंकि ईरान तो पहले ही कर रहा था कि ये एग्रीमेंट करते हैं लेकिन उसको ऑनर नहीं करते हैं। इस बार भी अमेरिका ने वही किया है। ऐसी सिचुएशन में ईरान कैसे भरोसा करेगा किसी मध्यस्थ पर, कैसे भरोसा करेगा ट्रंप पर, उनकी सरकार पर, अमेरिका पर? तो ये एक तीसरा कोण है जो ये बताता है कि ये लड़ाई जो है इसी तरह से चलती रहेगी, किसी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाएगी। कम से कम निकट भविष्य में जो तमाम एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं, उनका कहना ये है, ज़रूर है, कि भविष्य में जब ड्रोन वारफेयर और एआई जैसी नई तकनीकें आ जाएंगी, तब ये युद्ध का एक कोई समाधान निकल सकता है। तब तक ईरान ने अभी 200 शाहिद ड्रोन लॉन्च किए हैं, अगली बार वो 2000 तक लॉन्च कर सकता है। और गल्फ की जो राजशाही देशों को मनोवैज्ञानिक आघात पहुंचा है, उनके स्ट्रक्चर पर हमले जो किए हैं ईरान ने, उससे उनके अंदर डर भी अंदर तक भर गया है। इसलिए एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि ये जो एस्केलेशन है, ये सीज फायर का एक साइकिल चलेगा जब तक वैश्विक स्तर पर कोई बड़ा बदलाव नहीं आ जाता है, कोई एआई रिवोल्यूशन नहीं हो जाती है जो जंग में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप कर सके, उस तरह का कोई नया हथियार आ जाता है जिससे अमेरिका ईरान को पराजित कर सके, या ईरान को चीन या रूस के ज़रिए कुछ ऐसा मिल जाए जिससे वो इजराइल पर एक कोई निर्णायक हमला कर सके या अमेरिका को खदेड़ सके, या एक पूरा माहौल मिडिल ईस्ट के देशों में इस तरह से बन जाए कि हमें अब अमेरिका की छतरी नहीं चाहिए, हम ईरान के साथ एक निगोशिएशन करके एक ऐसी स्थिति बना लें जिसमें ईरान हम पर हमला ना करे। एक एग्रीमेंट इस तरह का बन सकता है रीजनल लेवल पर। अगर वैसा कुछ हो जाएगा तब संभव है कि एक युद्ध रुकने की नौबत आए और एक स्थायी शांति का रास्ता खुले। लेकिन फिलहाल दुनिया भर के विशेषज्ञ यही कह रहे हैं कि ये लो इंटेंसिटी की वार चलती रहेगी, युद्ध विराम बीच बीच में होते रहेंगे, फिर जंग शुरू हो सकती है। और अब पूरा जो केंद्र बन गया है होर्मुज का जलडमरू मध्य बन गया है, उस पर कब्जे की होड़ जो अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हो गई है, इसने इसे एक और ख़तरनाक रूप दे दिया है, क्योंकि अमेरिका भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हो रहा है और उसको लालच भी आ गया कि मैं ही कंट्रोल कर लूँ
होर्मुज को और यहाँ से टोल वसूलूं, और दूसरी तरफ ईरान के लिए तो वो जीने मरने का प्रश्न है। वो तो उसके इलाके की वो इलाका है, उस पर वो कैसे अपना नियंत्रण छोड़ सकता है, और अगर छोड़ देता है तो हमेशा के लिए वो अमेरिका के ख़तरे से बाहर नहीं आ पाएगा। तो ये तो जीने मरने की लड़ाई है ईरान के लिए, वो उसे छोड़ेगा नहीं, और अमेरिका इसने लालच में फंस गया है कि वो अब छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो आने वाले में कैसे बर्फ़ पिघलेगी, कैसे दोनों देश फिर से बातचीत की टेबल पर आएंगे, कोई समझौता स्थायी होगा, इसकी संभावना फ़िलहाल आज तो नहीं दिख रही है। धन्यवाद, नमस्कार।